अस्सलाम वालेकुम। विबस आप देख रहे हैं आखिर कब तक। विबस आज आपसे शेयर करूंगा आज की जो टॉपिक्स हैं जिन पे हम बात करेंगे। सबसे पहले तो आपसे शेयर करता जाऊं कि 5 अगस्त इज़ द डेट जो तहरीक इंसाफ ने एहतजाज के लिए दी है। तो कल जो है तहरीक इंसाफ का एहतजाज जो है वो मतलब जो है हो रहा है। अब देखें वो एहतजाज क्या होता है, क्योंकि ये प्लानिंग जो उन्होंने की है वो बज़ाहिर ये नज़र आ रही है कि ये लोकलाइज किस्म का एहतजाज होगा। और पीटीआई के जो रहनुमा हैं उनका कहना है कि कल से हमारा एहतजाज शुरू होगा और ये हतमी नहीं है, क्योंकि इसको मरलावार जो है आगे बढ़ाएंगे हम। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो अभी है कि क्या मौजूदा हुकूमत के खिलाफ एहतजाज जिंदा है, क्योंकि जिस किस्म के इकदाम हुकूमत उठाती है अपने खिलाफ एहतजाज पर वो माजी में कम ही देखे गए हैं। जो हैं अपने अपने टेरिटरीज में जो कुछ मादनियात थी बाकी थे वो उनकी मलकियत है। मियाँ शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद रिटायर्ड सईद को डिस्कस जरूर करेंगे। और क्या चीन अमेरिका के साथ मोहब्बत की पींगे बढ़ाने पर पाकिस्तान से नाराज है, और भारत के और पाकिस्तान के बिगड़ते हुए ताल्लुकात के ऊपर बात करेंगे। इंट्रोडक्शन कराऊंगा अपने मेहमानों का जो मेरे साथ है आखिर कब तक में। अब्दुल्ला मलिक साहब है, मलिक साहब वेलकम टू द शो। इनाम शेख साहब वेलकम टू द शो। और डॉक्टर अरसलान है मेरे साथ, तजिया निगार हैं, एक चैनल पे अपना प्रोग्राम भी होस्ट करते रहे। डॉक्टर साहब वेलकम टू द शो। मलिक साहब मुख्तसर बताइएगा, पीटीआई कल एहतजाज करने जा रही है, हाउ डू यू सी इट? देखिए, पहली बात तो यह है कि हमारे आइन में है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई इंडिविजुअल, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आइन के और कानून के दायरा कार में रहते हुए हर किस्म का प्रोटेस्ट कर सकती है। ऐसा प्रोटेस्ट जो पुरतशद्दुद हो या जिससे किसी की जान और माल का नुकसान होने का एहतमाल हो, उस प्रोटेस्ट पर यकीनन पाबंदी लग सकती है। लेकिन एक ये जमहूरियत का हुस्न है कि सियासी जमातें मुख्तलिफ इशूज़ पे, करप्शन पे, महंगाई पे, दीगर इशूज़ पे प्रोटेस्ट करती चली आई हैं, और ये हमेशा से प्रोटेस्ट होता रहा है, हर दौर में हुआ है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि मौजूदा हुकूमत न जाने क्यों चाइना मॉडल की तरफ चल पड़ी है कि मीडिया पर पाबंदियां लगा दी जाएं, पोलिटिकल पार्टीज को काम न करने दिया जाए, वन पार्टी। देखिए, वहाँ के हालात और पाकिस्तान के हालात में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि वहां पर एक पार्टी जो है ना, उसका इक़्तिदार है, और उस पार्टी की न सिर्फ इक़्तिदार है बल्कि उस पार्टी के अपने बिजनेसेस हैं। वो बाकायदा एक कॉर्पोरेट कंपनी की तरह रन करती है। यकीनन चाइना में भी मीडिया की आज़ादी पर पाबंदी है, और जो आज़ादी इजहार है, जमहूरियत वहाँ पर नहीं है। लेकिन हमारे जैसे मुल्क में जहाँ पर मुख्तलिफ सूबों में मुख्तलिफ जबानें बोली जाती हैं, मुख्तलिफ डाइवर्सिटी है, जहाँ डाइवर्सिटी हो वहाँ पर पाबंदी लगाना मेरा ख्याल है कि जो वफाक है उसको कमज़ोर करती है। तो अच्छी बात तो ये होती है, जो हुकूमत वक्त होती है, प्रोटेस्ट का नुकसान उसी को होता था, और हुकूमत वक्त को अपोजिशन के साथ हैंडशेक करना चाहिए, मेज पर बैठकर बातचीत करनी चाहिए। जो इश्यूज हैं उनका सोल्यूशन डायलॉग है। अगर आप डायलॉग के दरवाजे बंद कर देते हैं तो फिर पुरतशद्दुद जो तहरीकें शुरू हो जाती हैं। हमारे यहाँ देखिए, देखने की बात यह है, जो 43% जो पॉपुलेशन है, वो हम नहीं कह रही है, वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि वो खत गुर्बत से नीचे रह रही है। तो हमें उनका सोचना चाहिए। हमारे मुल्क में जो बहस चल रही है वो शायद हमारे जो बुनियादी मसाइल हैं उनको एड्रेस नहीं करती। देखिए, केपीके के जो हालात हैं, बलूचिस्तान के जो हालात हैं, उस तरह जिस तरह इंटरनेशनल कम्युनिटीज और इंटरनेशनल एजेंडा वहाँ पर पूरी तरह हावी है, जिस तरह केपीके में अफगानिस्तान के रास्ते इंडिया इतना पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहा है कि हमें बाज़ औक़ात तो हमारे जो बच्चे हैं जो सरहदों पर हमारा दिफा कर रहे हैं, उनकी जिंदगियां खतरों में दिखाई देती हैं, क्योंकि जो लोकल कम्युनिटीज है, अनफॉर्चुनेटली वो जो इन्वेडर्स हैं जो आते हैं क्रॉस बॉर्डर क्रॉस करके, वो उनको वेलकम करते हैं। अच्छा मलिक साहब इसको आगे भी लेके चलना है। जी मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह वो कहा जा रहा है कि जी मरहलावार जो है आगे बढ़ेगी, ये जो पहले होता था जी, आपने कोई धरना दिया, लॉन्ग मार्च किया और फिर आप बैठ गए, या आप उसको कॉन्टिन्यूस रखना चाहते हैं, हुकूमत जो है फोर्स का इस्तेमाल करती है। लेकिन उन्होंने कहा कि जी कल जो है स्टार्टिंग डे है
और मरलावार जो है इस एहतजाज को हम आगे बढ़ाएंगे, इसकी कोई टाइम लिमिट? देखिए, आपको याद होगा कि इससे ज्यादा मुजाहरे हुए थे पाकिस्तान पीपल पार्टी के दौर में, नून लीग के दौर में, और वो हुआ करते थे। पीपल पार्टी का जब दौर था, आपको याद होगा कि मार्शल लॉ के रजीम में वो चंद लोग निकला करते थे, लेकिन वो पूरे मुल्क में निकला करते थे, उसको ये एक वैल्यू हुआ करती थी। अब चूंकि मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, अब देखते हैं कि पीटीआई की जो क्यादत है वो किस किस्म के टैक्टिक्स यूज करती है प्रोटेस्ट को लॉन्च करने में, और वो क्या क्या तरीकाकार। रियासती जबर का भी मुकाबला करना पड़ेगा नहीं जी? देखिए, रियासती तशद्दुद तो बिल्कुल है, इसमें तो कोई शक नहीं है, और इसको हम किसी भी सतह पर अप्रिशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि ये ह्यूमन राइट की वायलेशन है, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज का एजेंडा है उसकी वायलेशन है। तो सब ये हर दौर में नहीं होता रहा, हर ओपोनेंट जो हुकूमत है अपने ओपोनेंट पे करती रही है? नहीं, मेरे ख्याल का तरीकाकार थोड़ा सा मुख्तलिफ हुआ है। जो आप जा के दौर में भी इतने जो शदीद तीन मार्शल लॉ था, लोगों के घरों में नहीं घुसा करते थे, जो खवातीन है उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाता था, इसमें कोई शक नहीं है। कुछ दौर में जो पाकिस्तान पीपल पार्टी की खवातीन थी, उनके साथ जुल्म तशद्दुद होता रहा, रहीला टवाना के जैसे खवातीन। मतलब आप समझते हैं कि इस दफा हुकूमती जबर जो है ज्यादा है? जी शेख साहब, 5 अगस्त को शुरू कर रहे हैं, और मरलावार उन्होंने कहा जी हमारा प्रोटेस्ट आगे बढ़ेगा, और कल जो है स्टार्ट है, मेड भी 10 मिनट का हो, 10 घंटे का हो, लेकिन ग्रेजुअली हम इसको आगे बढ़ाएंगे, और उन्होंने कहा जी प्लानिंग हमारी ये है। काशिफ भाई, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। मैं बेहद मशहूर हूँ आपका, आपके टीवी चैनल का, आपके प्रोड्यूसर साहब का, कि आप लोग इतना अच्छा प्रोग्राम करते हैं कि अवाम को एक मौके पे आगाही भी मिल जाती है, और दूसरा अवाम को ये भी पता चल जाता है कि आगे क्या होने वाला है। आप खुद भी बहुत फहम फरासत रखते हैं और इन चीज़ों के ऊपर आपकी बड़ी गहरी नज़र है। मैं समझता हूं कि आपने जिस तरह के आज टॉपिक चूज किया, ये देखने में तो बड़ा आम सा है, लेकिन ये बड़ा अहम टॉपिक है। 5 अगस्त की बात नहीं है, बात है एहतजाज की, कि पीटीआई ने एहतजाज करना है, गवर्नमेंट ने उस एहतजाज को रोकना है। जमहूरियत में यही होता है कि गवर्नमेंट में जो भी पार्टी होती है वो कोशिश करती है कि अपोजिशन एहतजाज ना कर पाए, या अगर कर पाए तो वो नाकाम एहतजाज करार पाए, जबकि गवर्नमेंट की कोशिश के बरखिलाफ अपोजिशन की हमेशा ये कोशिश होती है हम अपने साथ और जमातें मिलाएं और पार्टीज को साथ लिंक अप करें, ताकि हमारा जल्द से बड़े और हम ज्यादा से ज्यादा एहतजाज कर पाए। अब देखना यह है कि अभी आप तो खैर खुद देखते हैं सोशल मीडिया को, सोशल मीडिया पे बड़ा क्लियर आ रहा है कि यूरोप के अंदर और अमेरिका के अंदर पीटीआई का एक बहुत बड़े एहतजाज अभी रिसेंटली कल भी हुए हैं और आज भी हुए हैं, मुख्तलिफ ममालिक में जी, बहुत बड़े बड़े जलसे हुए हैं, तो वो इमरान खान की हक में हुए हैं। लेकिन क्या उसका इंपैक्ट ट्रांसलेट होगा पाकिस्तान के ऊपर, ये एक क्वेश्चन है। क्या उनके पास वोटिंग की अथॉरिटी है कि वो जो पाकिस्तानी बाहर बैठे हुए हैं, क्या वो पाकिस्तान में आके वोट डाल सकते हैं? उधर पीडीएम की गवर्नमेंट आई थी, इन्होंने खत्म कर दिया था, इमरान खान ने मैं वही अर्ज करने लगा दिया था जी, मैं वही अर्ज करने लगा हूं ना कि वो ट्रांसलेट नहीं हो पाएगा। वो मतलब एहतजाज तो बहुत बड़े बड़े हैं। मुझे दूसरी तरफ ये नजर आता है कि कल का एहतजाज पीटीआई के अंदर अपने इंतशार इतना है और इतने इनके आपस में ग्रुप बने हुए हैं, मुझे नहीं लगता कि ये पीटीआई कल किसी भी तरह से इतना बड़े जलसे कर पाएगी या फिर उस तरह का एहतजाज कर पाएगी। जहां तक ये कहना कि हम अभी ये स्टार्ट है, आगे चल के मजीद एहतजाज को फैला देंगे, ये तो सिर्फ एक लॉलीपॉप देने के मुतरादिफ है। हाँ, एहतजाज हमें याद रखना चाहिए, इमरान खान जब किया करते थे 2011 में, एक कॉल देते थे और 1 घंटे के अंदर पूरा मीनारे पाकिस्तान भर जाता था। एक कॉल देते थे, पूरा बहावलपुर का स्टेडियम भर जाता था, गुजरांवाला भर जाता था। वो एहतजाज थे क्योंकि इमरान खान खुद लीड कर रहे थे। अब इमरान खान क्योंकि अंदर बंद है और वकैया क्यादत जो टायर 2 या टायर 3 है क्यादत है, उनके तो आपस के इख्तिलाफात ही नहीं खत्म हो रहे, तो उन्होंने एहतजाज क्या करना है? वो तो कोई किसी साइड पर किसी डायरेक्शन में जा रहा है, कोई किसी डायरेक्शन में जा रहा है। हर किसी की ख्वाहिश ये है कि मैं ये दिखा सकूं कि मैं इमरान खान के ज्यादा करीब हूं, बाकी लोग इमरान खान से ज्यादा दूर हैं। मुझे ये लग रहा है कि इस एहतजाज का अभी कि कल जो एहतजाज होगा जैसा भी होता है बस वो कल ही खत्म हो जाएगा जी? मुझे लगता है सर उसकी इतनी वैल्यू नहीं होगी, लेकिन आने वाले दिनों में अब देखते हैं। केपीके में तो होगा सर, देखिए ना, बात वही आ गई ना कि केपीके में कितना को कर लेंगे। क्या केपीके पूरे पाकिस्तान को इम्पैक्ट कर जाएगा? और अगर केपीके में कर भी लेते हैं तो क्या इमरान खान रिहा हो जाएंगे? ये सारे ऐसे सवाल आते हैं जिनका जवाब हमें आने वाले दिनों में मिल जाएगा। राइट डॉक्टर साहब, आपका टेक इसके ऊपर? कल एहतजाज शुरू हो रहा है, उन्होंने कहा जी मरहला बार आगे बढ़ेगा ये सर, ठीक है, आपका टेक क्या है? और क्या ये भी साथ ले लीजिए कि क्या मौजूदा हुकूमत के खिलाफ एहतजाज नहीं किया जा सकता? काशिफ भाई, बहुत शुक्रिया लग रहा है आपका कि आपने याद किया।
सबसे पहले तो काशिफ भाई ये देखना है कि क्या मौजूदा क़यादत एहतजाज करने में संजीदा है या नहीं। जिस तरह शेख साहब ने भी कहा, अब्दुल्ला साहब ने भी कहा, इनका भी पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो बहुत अहमियत का हामिल है। लेकिन मैं जरा एक और लाइन से देखता हूं कि मुझे ऐसा लगता है जैसे ये मौजूदा क़यादत इमरान खान साहब को बाहर निकालना ही नहीं चाहती। एहतजाज अच्छा। का मकसद तो ये है ना कि वो खान साहब को बाहर निकालना चाहते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है ये निकालना ही नहीं चाहते। अगर इमरान खान साहब बाहर आ गए तो इनकी सबकी दुकानें बंद हो जाएंगी। जो क़यादत अभी तक ये डिफाइन नहीं कर सकी कि हमने एहतजाज की शक्ल क्या होगी। सबसे पहले ये आवाज आई थी कि हमने मीनार पाकिस्तान पे एहतजाज करना है, एक जलसा वो करेंगे। इजाजत नहीं दी फिर पंजाब हुकूमत उसकी ने। इजाजत ना हो सकी, इन्होंने फिर इसके बाद नई प्लानिंग ये सोची कि हम रैली निकालेंगे जी। फिर रैली को भी एग्जीक्यूट ना कर सके, फिर इन्होंने ये सोचा कि अराकीन असेंबली एहतजाज कर ले अपने अपने हलकों के अंदर ताकि गिरफ्तारियों से बचा जा सके। जो क़यादत गिरफ्तारी से खौफजदा हो वो आवाम को कैसे मोबिलाइज हाँ, जाहिर है करेगी? कि वो सियासी- नहीं निकाल सकती आवाम सियासी को, तो गिरफ्तारियां उसका तो होती हैं। इम्पैक्ट मैं समझता हूं कि नहीं क्रिएट हो सकता। दूसरी बात यह है कि जहां तक बात आ गई हुकूमत की, हुकूमत अकेली यहां पर स्टेक होल्डर नहीं है, यहां पर एस्टेब्लिशमेंट भी स्टेक होल्डर है। और एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक गहरा जख्म लगा हुआ है, वो 9 मई का लगा हुआ है, और वो उस 9 मई को किसी सूरत भी भूलने के लिए तैयार नहीं है। नहीं, उस 9 मई का बेनिफिशरी तो मौजूदा हुकूमत है ना जी। उसकी बेनिफिशियरी बेशक मौजूदा हुकूमत होगी, लेकिन 9 मई के ऊपर उनका बड़ा क्लियर स्टांस है। अभी पिछले दिनों DGISPR साहब लाहौर आए हुए थे, उन्होंने एक बार फिर वजाहत के साथ कहा है कि हम किसी सूरत भी 9 मई पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे अनटिल अनलेस कि अगर इमरान खान साहब जो है उसके ऊपर एक्सक्यूज नहीं करते। इमरान खान साहब एक्सक्यूज करने के लिए तैयार नहीं है, तो 9 मई के ऊपर कैसे मामला बुलाए जा सकते हैं? वो नहीं बुलाए जा सकते। क्या एक्सक्यूज करने से मतलब उसमें थोड़ी सी है, आपका टेक चाहूंगा सर कि मुराद रास और बाकी लोगों ने जो इन्वॉल्व थे, बल्कि फरूक जो चौहान साहब हैं वो तो पेश थे, आपको पता है, लेकिन उनको माफी दे दी गई क्योंकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। सर माफी मांगी ना, वो भी इनसे भी यही तकाजा है कि अच्छा। माफी मांगे, आपको माफ कर दिया जाएगा। अब माफी मांगे, माफ कर दिया जाएगा, माफी भी तो नहीं मांग रहे। एक आपने अदारों के ऊपर चढ़ाई की, एक आपने वर्दियां टांगी, एक आपने अदारों को जलाया, ऊपर से आप उनसे जो है वो फिर आंखें भी दिखा रहे हैं। खान साहब का इस वक्त स्टाइल पता क्या है काशिफ साहब? उनका स्टाइल ये है कि वो कनपट्टी के ऊपर पिस्टल रख के कहते हैं कि मैनू माफ करो, मेरे नाल सुलह करो। अब ये तरीकाकार तो नहीं है ना। अच्छा, ये माजी में भी हुआ, भुट्टो साहब भी थे, जाहिर है अवामी ताकत जिसके साथ हो वो थोड़ा फिर ऐसे जैसा दिखाता है वो। तो भुट्टो साहब के साथ क्या हुआ? फौजी जो है तारीख से सीखना चाहिए ना। खान साहब सियासतदान बने, भुट्टो साहब के साथ क्या हुआ? भुट्टो साहब आज तारीख में अमर हो चुके हैं, आज उनके नाम के ऊपर पीपल्स पार्टी जिंदा है। फिर इमरान खान को भी अमर करा रहे हैं। तो मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ वो सुलह कर ले। इसके ऊपर से आपका टेक चाहूंगा सर कि मियां शहबाज शरीफ साहब ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद सईद को चेयरमैन वापडा बनने पर मुबारकबाद दी है। सर पूरे पाकिस्तान के अंदर वैसे अमलन अगर अदारों को की नौयत देखी जाए तो इस वक्त शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत नहीं है, हुकूमत किसी और की है। तो अगर जिनकी हुकूमत है वो अपने बंदे लेके आ रहे हैं। सर मैं भी मुबारकबाद देता हूँ जनरल साहब को कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें कामयाब करे, लेकिन तमाम अदारों की हर तीसरे अदारे के अंदर एक जनरल या एक मेजर जनरल या एक ब्रिगेडियर बैठा तो वो जो सिविलियन सुपरमेसी की बात करते थे तो वो नहीं है ना सर, तो ये हाइब्रिड मॉडल है। हाइब्रिड मॉडल। और ये बता दीजिए, इस हुकूमत के खिलाफ एहतजाज क्यों नहीं हो सकता? मुझे बताएं कि क्या इसकी परफॉर्मेंस कोई बहुत अच्छी है या फिर ये कोई सुपरसोनिक किस्म की गवर्नमेंट है? काशिफ भाई इसके खिलाफ एहतजाज, मैं जैसे पहले भी मैं उस कड़ी से कड़ी को जोड़ता हूँ, एहतजाज हो सकता है। अभी मौलाना हिदायतुर रहमान साहब आए थे, मरियम औरंगजेब साहिबा खुद चल के जमात इस्लामी के हेडक्वार्टर चली गई थी और जाके उनसे मुज़ाकरात किए थे और उनको प्रेस क्लब के बाहर बैठकर एहतजाज करने की इजाजत दी थी उन्होंने। एहतजाज किया जा सकता है, लेकिन एहतजाज के कुछ पैरामीटर्स हैं। एहतजाज उनके साथ जो लोग अपने मुतालबात, जायज मुतालबात लेके हुकूमत के सामने आ रहे हैं या उनके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, उनको इजाजत, अब इनको इजाजत इसलिए नहीं आपका टेक आ गया, लेकिन जमात इस्लामी इसलिए नहीं है, जमात इस्लामी तो हर हुकूमत की बी टीम सर है। इनको इजाजत इसलिए नहीं है क्योंकि ये 9 मई वाले हैं। ये 9 मई के ऊपर माफी मांग लें, ये एहतजाज रोज करें। बिल्कुल ठीक है, 9 मई को तो सजाएं भी हो रही हैं, लेकिन जिन्होंने डॉन लेक्स किया, जिन्होंने मेमोगेट स्कैंडल किया, जिन्होंने गुजरांवाले के जलसे में आर्मी चीफ को उस वक्त के बड़ी अब्यूसिव लैंग्वेज यूज की, नाम लिया, अवाम का मुतालबा यही है कि उनको भी सजाएं दें। बिल्कुल होनी चाहिए। मलिक साहब, ये मुझे बताइए कि दफा 144 का नफाज कर दिया, डबल सवारी पर पाबंदी है, ये हुकूमत जो जिसकी परफॉर्मेंस आपके सामने है, मैं उसके ऊपर क्या रोशनी डालूं? एहतजाज से खौफजदा क्यों? देखिए काशिफ साहब, पहली बात तो यह कि ये दफा 140 पहली दफा नहीं लग रहा। दफा 144 से जब PDM की हुकूमत पहली दफा आई थी 1.5 साल के लिए, उस वक्त से लगता चला आ रहा है और मैं ये समझता हूँ कि ये आइन की खिलाफ वर्जी है।
ये आज़ादी इज़हार पर पाबंदी है। और जिस तरह इस दौर में मीडिया से लोगों को ऑफ एयर किया गया और मीडिया को लिस्टें प्रोवाइड की गई कि इन लोगों को बुलवाना है, इनको नहीं बुलवाना, मैं ये समझता हूँ कि इस पर जो राइट बेस्ड पार्टीज है उनको आवाज उठानी चाहिए थी। स्पेशली हमें पीपल पार्टी से बड़ी तवक्को थी कि वो बुनियादी इंसानी हकूक को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए आवाज बुलंद करेगी। बट दे आर इन गवर्नमेंट, जाहिर है कि वो तो गवर्नमेंट के साथ है। ऐसा नहीं हो सका। यकीनन गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस कोई इतनी अच्छी नहीं है। असल गवर्नमेंट कोई जो इंडस्ट्री है उसको कोई फ्लोरिश नहीं कर पाई, महंगाई पे कंट्रोल नहीं कर पाई। अब देखते कहते तो ये ना कि ये सिंगल डिजिट है, आप मुझे बताएं कि कहाँ पे सिंगल डिजिट है। हमें भी वो आंखें, वो ऐनकें दिखाएं, वो बाजार दिखाएं जहां पर आम लोगों को जरूरत सस्ते दामों में मिल रही है। कोई ऐसी चीज नहीं है। सिंगल डिजिट आप देखें ना, जो ऐसी सब्जियां जिनको हम जानवरों को डाला करते हैं वो 3 डिजिट है, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं? दूध, दही, आटा जो रोजमर्रा के इस्तेमाल है। फिर आप बिजली के जो बिल हैं वो देखें। देखें ये वो मसाइल हैं जिसको अपोजिशन को एड्रेस करना चाहिए था। अपोजिशन के बाद बड़ा अच्छा मौका था, जिस तरह चीनी वाला देखा, चीनी वाला। मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई के जो लीडरशिप है उसमें एक तो यह है कि जो हमारे दोस्त सही कह रहे थे, उनमें खुद इंतशार है, फिर वो क्लियर नहीं है कि उनको किस एजेंडे को लेकर जाना चाहिए। लेकिन अगर आप एजेंडा सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब की रिहाई रखेंगे तो मेरा ख्याल है कि ये जो पाकिस्तान की वो आबादी जो गुर्बत के खत से नीचे उनके मसाइल के हल की तरफ नहीं है। वैसे भी जो अपोजिशन होती है वो शैडो गवर्नमेंट होती है। उसका काम होता है कि हुकूमत की जो ऐसी पॉलिसियां जिससे मुल्क को नुकसान होता हो, जनता को नुकसान होता हो, उनको एड्रेस करना चाहिए। लेकिन पीटीआई की क़यादत मेरा ख्याल है कि जो अवाम के रियल इश्यूज हैं जिस पर अवाम उनका साथ दे भी सकते हैं, सेगमेंट ऑफ सोसाइटीज हैं, दूसरी पोलिटिकल पार्टीज हैं, लेकिन सोलो फ्लाइट कभी भी नहीं होती। सोलो फ्लाइट उस वक्त होती है हम जो माजी से, क्योंकि हम माजी को देखकर आगे का जो सोचते हैं। माजी में हमेशा जिस पार्टी के साथ, जिस अपोजिशन के साथ एस्टेब्लिशमेंट रही है उसी को फायदा हुआ। इस वक्त की मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट है वो टोटली मुकम्मल तौर पर इस मौजूदा हुकूमत के साथ है, बल्कि इस हुकूमत से कहीं आगे है। जिस तरह आपने भी दोस्तों ने कहा, जो वेबडा के जर्नल साहब लगाए गए, भाई ये सारे का सारा हाइब्रिड निजाम है और लेकिन हुकूमत से नहीं होती। इमरान खान के जो टेन्योर था उसमें भी एस्टेब्लिशमेंट 3.5 साल उनके साथ ही थी। तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि देखिए हमारे सियासतदानों ने माजी से कुछ नहीं सीखा। देखिए मुहतरमा बेनजीर भुट्टो, नवाज शरीफ साहब ने एक लम्हे आकर बिल्कुल ये सोचा था कि हम क्यों आपस में लड़ते हैं, क्यों यूज होते हैं। लिहाजा 2006 में एक COD और उसके बाद 2008 से लेकर 13 से लेकर 18 तक बड़ी अच्छी हुकूमत चली, सिवाय इसके कि जब नवाज शरीफ साहब मेमो गेट में कोट पहनकर चले गए थे, वहां जाकर वो टर्न डाउन हो गया। आज भी इस मुल्क में एक रिकंसिलिएशन की जरूरत है। मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब को ये छोड़ देनी चाहिए कि चोर हैं। बिलाखिर उनको इन सियासतदानों के साथ बैठना चाहिए, बैठकर बात करनी चाहिए, यही से सोल्यूशन निकलेगा। लेकिन अगर आप कहेंगे कि नहीं मैं सच्चा हूँ, सारे झूठे हैं, तो फिर इमरान खान साहब की पार्टी के इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो भी इसी दूध के धुले नहीं है, वो जाहिर है कि वो हिस्सा है, वो करके आए हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस मुल्क के मसाइल का हल रिकंसिलिएशन है और पॉलिटिकल डायलॉग है। शेख साहब, अगर एक तरफ हम देखते हैं कि हुकूमत एहतजाज से खौफजदा है, तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो अवाम के जो पहाड़ जैसे मसाइल हैं उनके ऊपर भी अपोजिशन, जो जाहिर है कि पॉलिटिकल पार्टी है तरीके इंसाफ, उसके ऊपर भी वो जो है प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं। अवामी प्रोटेस्ट तो होना तो ये चाहिए कि हुकूमत की गलत पॉलिसियों पे अवाम की महंगाई और अवाम की बेरोजगारी के ऊपर प्रोटेस्ट होना चाहिए। उनके पेश नज़र ये नज़र नहीं आता है मुझे। हालांकि पार्लियामेंट में और तमाम सूबाई असम्बलियों में उनकी माकूल तादाद है, गो के डिस्क्वालिफिकेशंस भी हो रही हैं। तो ये आप कैसे देखते कि अगर हुकूमत खौफजदा है, ऑपोजिशन ग्रेजा है असल मसाइल की तरफ, और जो है इसके साथ ये भी ले लीजिए कि इमरान खान के बेटों की आमद से हुकूमत परेशान क्यों है? काशिफ भाई, हम ये देखते हैं, मैं बड़े एहतराम के साथ अपने पेशेरों से थोड़ा इख्तलाफ करूंगा। अभी जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि जी 9 मई वाला मामला है जिसकी वजह से एहतजाज नहीं कर पा रहे। मेरा ख्याल है कि 9 मई इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। 9 मई के जितने लोग थे उनको सजाएं हो रही हैं और उनका ट्रायल चल रहे हैं, तो वो एक सेपरेट केस है। मुझे ये लगता है कि जिस तरह दुनिया के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान की इकॉनमी इस हालत के अंदर थी कि बिल्कुल हम बैंकरप्ट हो रहे थे, उसमें एहतजाज करना, सड़कें रोकना, बार बार जलसे जुलूस करना, वो मेरा ख्याल है पाकिस्तान की इकॉनमी इस टाइम बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि हम ये सारे मामलात करें और पूरी की पूरी इकॉनमी को फिर से रोक दें।
आपने देखा दुनिया के अंदर जहां भी जमहूरियत है, आप भारत ले लीजिए, अमेरिका ले लीजिए, यूरोप ले लीजिए, उनका तरीकाकार ये है कि अगर एहतजाज करते हैं तो एक जगह बनाई हुई है, उस जगह पे जाके एहतजाज करते हैं। ये नहीं कि एम्बुलेंस का रास्ता रोक दें, स्कूल के बच्चों का रास्ता रोक दें, कोई बीमार है उसके लिए नहीं जगह, तो मतलब वो वाला काम नहीं है। उन्होंने जगहें बनाई हुई है प्रॉपर, उस जगह पे आप एहतजाज करें। हम कहते हैं नहीं, हमने बीच सड़क के खड़े होकर हमने मेन स्ट्रीट को रोक लेना है, हमने लाहौर में माल रोड पे करना है, इस्लामाबाद में हमने डी चौक पे करना है, कराची में हमने करना है तो मज़ार कायद के ऊपर खड़े होकर करना है। हमने इतराफ की तमाम सड़कें रोक के लोगों के लिए इनकन्वीनियंस करनी है और अपनी ही इकोनॉमी को हम नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं। कि आप खुद बताइए, मुझे सिर्फ एक जवाब दे दीजिए, क्या सिविलियन गवर्नमेंट, आप अपने दिल पे हाथ रख के कह दीजिए कि कितने को सिविल हॉस्पिटल अच्छे बना पाई है? हम बात तो कर रहे हैं ना जनरल साहब की, आप मुझे एक मिसाल दे दीजिए कि सिविलियन गवर्नमेंट ने कितने स्कूल्स अच्छे बनाए हैं, कितने कॉलेजेस अच्छे बनाए हैं, कितनी यूनिवर्सिटीज, और उनमें इनके कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। तो इनका अपना मोटिव ही नहीं है, इनके अपने इंटरेस्ट ही नहीं है कि हम पाकिस्तान के अंदर कुछ बेहतरी ला सकें। अगर ये अपनी तौर पे जो जो इनकी डोमेन है, उनको ये थोड़ी है कि आर्मी ने कहा है कि जी आप ये सिविल के अंदर ये ना करें, तो मना थोड़ी किया हुआ है किसी ने, लेकिन हम करना ही नहीं चाहते। और बाद में बड़ा आसान तरीका है, ब्लेम डाल दो, जी आर्मी ने किया, ये सारा कुछ आर्मी ने किया। ये बड़ा आसान तरीका है। आप मुझे बताएं दुनिया के अंदर किस जगह पे जो इस किस्म के स्कूलिंग है, आप मुझे बता दें किसी मुहज़्ज़म माशरे के अंदर, किसी मुहज़्ज़म माशरे आपके आइन के अंदर लिखा हुआ है कि हाँ और पाकिस्तानी को सेहत की सहूलत मुहैया होगी। आप मुझे जरा हॉस्पिटल जाके ऑपरेशन का सर 4 साल का टाइम ले दें मुझे। और वही आप वाली बात, पीटीआई को इन चीजों के ऊपर एहतजाज करना चाहिए था, पीटीआई को करना चाहिए था महंगाई पे, कि महंगाई पे अवाम मर गए हैं सर। बिजली के बिल पे क्या हाल होता है, अभी गैस का, अभी सर्दियां आने लगी, आप देखिएगा क्या हाल होगा। बढ़ा दिया गैस के सर, पेट्रोल का क्या हाल हो रहा है, बच्चों की फीसों का क्या हाल। एक गरीब आदमी जिसकी तनख्वाह एक एग्जाम्पल कायम किया है, आपको पता है कि ये हमारे जो सूबाई वजीर तलीम है सिकंदर, तो उन्होंने राना सिकंदर, उन्होंने मुझे कहा कि मैंने अपने छोटे बच्चे को ना गवर्नमेंट स्कूल में दाखिल करवाया। जी, वो गवर्नमेंट स्कूल में उन्होंने माशाल्लाह दाखिल करवाया। वो स्कूल मॉडल स्कूल उन्होंने खुद बनवाया अपने बच्चे के लिए। अच्छा, वो वाहिद स्कूल है जो आप कह रहे हो अपने बच्चे सर, उन्होंने वो स्कूल ही खुद बनवाया, वो मॉडर्न स्कूल बनवाया। तो शेख साहब, वो अकेला बच्चा तो नहीं पढ़ेगा ना सर? वो बस जितने दिन पढ़ेगा उतने दिन उन बच्चों को अच्छी तालीम मिलेगी, उसके बाद इंशाल्लाह बाकी बच्चों का अल्लाह हाफिज है। और हमारे यहाँ सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हमारी सियासी हुकूमतें कभी भी नहीं चाहती कि मिल बैठ के आपस में हम अपने मामला ही तय कर लें। इमरान खान भी इनके साथ नहीं है। मैं आपको याद क्या करें, एक चीज याद करें, 2008 से 13 में यही मियां नवाज शरीफ थे जो काला कोट पहन के पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के खिलाफ चले गए थे। यही शहबाज शरीफ थे जिन्होंने तंबू के अंदर बैठ के कहा था कि जनाब मैं ये लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज कर रहा हूं। हालांकि उस वक्त भी आईपीपी इनकी अपनी थी, उस वक्त ये बिजली बनाते देते बिजली, किसने मना किया था? आईपीपी के पैसे तो आवाम से ले रहे थे, लेकिन उस वक्त बिजली नहीं बनाई, तंबू में जाके पीपल्स पार्टी के खिलाफ एहतजाज किया। हालांकि सीओडी हुआ था, लेकिन ये सारे मामला हुए आपने देखा, लेकिन पीपल्स पार्टी ने उसको भी बर्दाश्त किया। गवर्नमेंट में अब तो राय एक है सर, अब भी पता नहीं कि राय एक है, जब मौका मिलेगा फिर ये मालूम होगा कि क्या होता है। जी डॉक्टर साहब, ये वही बात आ गई कि हुकूमत एहतजाज से खौफजदा क्यों है, और असल जो उनके मसाइल हैं अवाम के, उस पर अपोजिशन बात करने से गुरेज है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। असल मसाइल के ऊपर तो बात होनी चाहिए। मैं अभी रास्ते में आते हुए ये सोच रहा था, आपने जब टॉपिक भेजे हुए थे, कि ये एक ही राग है जो मुसलसल पिछले 2 साल से हिलापा जा रहा है कि इमरान खान साहब अंदर हैं, हमारे साथ जबर हो रहा है, हमारे साथ जुल्म हो रहा है। कल का पीटीआई का यूएसए का एहतजाज उठा के देखें तो कासिम सूरी साहब ने उसको लीड किया है, और उसमें उन्होंने जो तकरीर की है वो एक ही तकरीर है, और वो है अगेंस्ट आसिम मुनीर साहब। क्या आपने तयन जब कर लिया है कि हमारा दुश्मन आसिम मुनीर है, और हमने आसिम मुनीर के खिलाफ फ्लोरिडा के ग्राउंड के अंदर जो रिजाइन आसिम मुनीर के आप टैग्स लेके चल रहे हैं हेलीकॉप्टर के जरिए, आप न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर आप $1 मिलियन के लगभग जो है वो आप इश्तिहारात लगवा रहे हैं, तो इसका क्या मकसद है? आप ये इतनी बड़ी कैंपेन्स अमेरिका के अंदर लेके चल रहे हैं, क्या उसका कोई इंपैक्ट क्रिएट हो रहा है? नहीं हो रहा। माजी में भी यही होता रहा सर। अभी जो हमने मिसाल दी थी नवाज शरीफ शरीफ की गुजरांवाले वाली तकरीर की, वो भी तो यही कुछ था सर। वो पाकिस्तान के अंदर एहतजाज हो रहा है ना, वो यूएसए के अंदर एहतजाज नहीं हुआ। अपने अदारों के बारे में एहतजाज आप अपनी आवाम के सामने कर रहे थे, तो इसमें और इसमें फर्क है। अच्छा, वहां पर क्या हो रहा है? वहां पर आप अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, और अमेरिका को कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को रिलीज करें। कासिम और सुलेमान अमेरिका को कह रहे हैं
कि इमरान खान साहब को रिलीज करें। सर गुजारिश ये है कि अवाम के हकीकी मसाइल के ऊपर ये ऑपोजिशन ने पिछले 1.5 साल में एक भी दफा बात की है तो मेरे सामने कोई क्लिप आप किसी एक बड़े लीडर का लेके आ जाएं, मैं समझता हूं कि अभी तक अच्छा नहीं। डॉक्टर साहब, अच्छा, ये ट्रेंड कैसे खत्म होगा? क्योंकि हमने इमरान खान के दौर में देखा कि जो मरियम नवाज जलसे जुलूस निकालती थी वो भी यही कहती थी कि नवाज शरीफ को जो है एक्विट किया जाए, उनको पहले उनको रिहा किया जाए, शहबाज शरीफ को किया जाए। अवामी मसाइल की बात उस वक्त भी नहीं होती थी, अब भी नहीं हो रही। तो फिर अवाम जमूर, जो जमहूरियत का आम अंसर है, जो रियासत का आम अंसर है, उसको निगेट तो फिर सब ने किया। काशिफ साहब आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। गुजारिश ये है कि जब तक ये पॉलिटिकल क़यादत कॉम्प्रोमाइज करती रहेगी तब तक ये अपने मकासद के लिए जो है वो मुल्क के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे। इन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया है जब आसिम मुनीर साहब इक्तदार के अंदर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाए गए थे, उस वक्त कुछ मामलात और चीजें जो है उससे पहले की जो गवर्नमेंट थी वो आपको याद होगा, मैं इमरान खान साहब जब 8 अप्रैल हुआ था और इमरान खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद आई थी, तो उस वक्त जो एक सबसे स्ट्रॉन्ग नैरेटिव था वो आपको याद होगा कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ये कह रहे थे कि इमरान खान साहब ने नवंबर में आना है और आके उन्होंने फैज हमीद को आर्मी चीफ लगा देना, आपकी 2028 तक फिर छुट्टी है, लिहाजा आप इनको जो है वो आर्मी चीफ लगाएं। अच्छा, अब गुजारिश ये है कि उस वक्त के मामलात कॉम्प्रोमाइज हुए, उसके बाद के मामलात कॉम्प्रोमाइज हुए। क्या हुआ, इमरान खान साहब से हमारी आसिम मुनीर साहब को लगे हुई 1.5 माह नहीं हुआ था, हमारी मुलाकात हुई, आप भी एक मुलाकात में बनी गाला में यहाँ लाहौर में मौजूद थे। उन्होंने क्लियर कट कहा, उनका जी मेरे खिलाफ जो कर रहा है आसिम कर रहा है। अब 1.5 माह के अंदर आसिम साहब ने क्या कुछ कर दिया था आपके खिलाफ? उन्होंने एक माइंड बनाया हुआ था अपना, उस वक्त से लेकर वो कंपेन लेके चल रहे हैं। अच्छा, इमरान खान साहब भी कॉम्प्रोमाइज हुए, उससे पहली क्यादत भी कॉम्प्रोमाइज हुई। ये जो मौजूदा क्यादत है इन्होंने भी अपने मामलात को तय किया है, सेटल किया है। देखिए मकसद क्या होता है, पावर हासिल करना। उन्होंने पावर हासिल किया और 8 फरवरी को देख लें अवामी राय क्या है। अवामी राय क्लियर कट है कि इमरान खान को वोट पड़ा है, पूरे पाकिस्तान से इमरान खान को वोट पड़ा है, लेकिन चूंकि कॉम्प्रोमाइज कोई और था, किसी और ने सुलह की हुई इसका थी, मतलब हालात किसी और डॉक्टर तरफ साहब, चले इसका गए। मतलब है कि जमहूरियत के जनाजे को कंधा तमाम सियासतदान देते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। 27वीं तरमीम आ रही, मलिक साहब आज डिस्क्लोज कर दिया गवर्नमेंट ने। उन्होंने कहा जी हम पीपल्स पार्टी से डिस्कस करेंगे, उसके बाद जब बात आगे बढ़ेगी तो बाकी जमातें तो गवर्नमेंट में कोई भी नहीं है, मतलब PMLN और PPP है। तो उन्होंने कहा जी कुछ चीज़ें 18वीं तरमीम में जो लेक्यूनाज रह गए थे या ऐसी कोई अमेंडमेंट्स थी जिनके ऊपर अमल नहीं हो सका, उनको जो है एड्रेस करना है। मेरे ख्याल कि ये जो 18वीं तरमीम में जो मालियाती जो इश्यूज थे, जो सूबों को 57% फाइनेंसिस का दिया गया था, इसके बरखर के वो रिवाइव करना चाह रहे हैं और ये बड़े अरसे था, क्योंकि अब फेडरेशन के पास से कोई इख्तियारात नहीं है। जब आप सूबों को खुद अपने देना पड़ेगा आपको हिस्सा, तो उनको वफाक की तरफ देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसलिए तो आप समझते हैं कि सूबों को जो दी गई थी खुद मुख्तारी वो खत्म करने जा रहे हैं? सूबों ने गलत की कि 18वीं तरमीम मुकम्मल नहीं हुई ना, सूबों ने फिर आगे ट्रिकल डाउन कर दी थी इजला तक, वो काम पेंडिंग हो गया। वो अभी चूंकि कोई आपको पता है पंजाब में तो लोकल गवर्नमेंट है ही नहीं, बाकी सूबों में तो है कम अज कम। लेकिन काशिफ साहब ये चीजें अपनी जगह देखिए ना, बुनियादी तौर पर 26वीं आईनी तरमीम ने फस्तायत कर दी और आइन का हुलिया बिगाड़ कर रख दिया। आप अपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को देख लें, बाकी चीजों को देख लें, तो मैं ये समझता हूँ कि ये आइन के साथ खिलवाड़ है और उसको ऐसा नहीं होना चाहिए था। और वो पॉलिटिकल पार्टी जो आइन बनाने वाली हैं उनको कम अज कम इसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए था। दूसरी बात अहम ये है कि देखिए इस वक्त पूरी की पूरी इस्टेब्लिशमेंट पूरी तरह इस हुकूमत के साथ है, लेकिन उसके बावजूद हुकूमत की जो परफॉर्मेंस है वो की अच्छी नहीं है। मैंने कल जो सोहेल वड़ैच साहब का कॉलम पढ़ा तो बड़ा हैरत अंगेज था परसों का। तो उनमें उन्होंने लिखा था कि शहबाज शरीफ साहब बहुत परेशान है और उनके जो उनकी मुलाकात हुई है तो वो बड़े कमजोर लग रहे थे, और उनकी जो भतीजी हैं और चीफ सेक्रेटरी साहब उनको लाहौर में रिसीव करने नहीं आए थे। देखिए जब इस किस्म के हालात हो जाएं और अंदर घर के अंदर के मसाइल बाहर आना शुरू हो जाएं, तो फिर दूसरी बात यह है कि लेकिन मलिक साहब उसकी बात की, वड़ैच की बात की क्या बात करनी, बात ये कि इंटरनल मामला था ना जी, सर वो मैटर करते हैं ना, मैटर डिफ्लेक्ट तो नहीं होना चाहिए उनकी हुकूमती कारकर्दगी के। मेरा कहने का मकसद ये है ये वाहिद हुकूमत है जिसकी लेजिटिमेसी नहीं है, पाकिस्तान में भी नहीं है, पाकिस्तान से बाहर भी नहीं है, हालांकि इसको भरपूर हिमायत हासिल है। दूसरी और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि वो जो ऐसा इदारा बनने के बावजूद पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, ये बड़ा डेंजरस है। देखिए ना,
इससे जब इन्वेस्टमेंट आती है तो मुल्क का पहिया चलता है, इकोनॉमी का पहिया चलता है, लोगों को रोजगार मिलता है। तो हुए ईरान के साथ जी, एमओयू एमओयू तो सब पिछले 4 सालों से हो रहे हैं। इन्वेस्टमेंट क्या आई है? आपने देखा होगा कि जब किंग तशरीफ लाए थे या और हुक्मरान तशरीफ लाए थे तो हमने बहुत सारे वायदे किए। अब उनके वायदों के यकीनन इकोनॉमी अच्छी हो तो इकोनॉमी की जो असरात है अच्छा, एक नैरेटिव ये भी आ रहा पीटीआई की तरफ से कि ये जो आईनी तरमीम लाई जा रही है ये मादनियात पर मरकज का कंट्रोल कायम करने के लिए लाई जा रही है। देखिए पाकिस्तान में जो है ना एक, क्योंकि अभी तो 18वीं तरमीम के बाद तो सूबों का कंट्रोल है ना जी उसके ऊपर। देखो टोटो है, टोटलिटी में नहीं है, कुछ एरियाज में है, लेकिन ये कि अगर आप अपना वफाक को दे देते हैं तो मेरा ख्याल है कि ये जो सूबों की जो इकोनॉमी है वो कम्प्रोमाइज होगी। और खुसूसन जो केपी के और बलूचिस्तान में जो हालात कोई पहले ही वो इस पर क्लेम करते हैं कि ये पंजाब लेके जा रहा है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस किस्म के जो क्रिटिकल इश्यूज हैं उस पर कंसेंसस होना चाहिए। अगर मुल्क के वसाइल हैं तो उन वसाइल का इस्तेमाल यकसा होना चाहिए। तो मतलब यही तो देखो ना, यही तो एहसास मलिक साहब कंसेंसस हो तो रहा है। वो दो बड़ी पार्टियां हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग। नहीं ना, वो दो बड़ी पार्टियां अपनी अहमियत वक्त के साथ साथ खो चुकी हैं। देखो अब सिंध नून लीग पंजाब तक महदूद रह गई, पीपल पार्टी सिंध तक महदूद रह गई। आप क्या समझते हैं कि बलोच सरदारों के साथ फिर कंसेंसस? मैं कोई बलोच सरदारों तो पैसे लेके बैठ जाएंगे। मैं बलोच सरदारों के हक में नहीं हूँ, मैं उनके हक में हूँ जो लोग मुहब्बुल वतन है, उनकी जो पाकिस्तान की रियल अवाम है, उनके इश्यूज है, उनको एड्रेस करना चाहिए। देखिए यही तो प्रॉब्लम है बलूचिस्तान में, ब्रॉड कंसेंसस की बात कर रहे हैं। हम सरदारों के साथ बातचीत कर रहे हैं और जो अवाम के हकीकी नुमाइंदे हैं उनसे बात करनी चाहिए। जब तक आप पपेट को लाकर हाइब्रिड सिस्टम के जरिए बिठाते रहेंगे उस वक्त तक मुल्क के मसाइल हल नहीं होंगे। शेख साहब कैसे देखते हैं 27वीं तरमीम आज तो बिल्ली थैले से बाहर आ गई है, गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है कि निगोशिएशंस जो हैं हम शुरू करने लगे पीपल्स पार्टी के साथ, और फिर अगर वो हमारे साथ मुत्तफिक होंगे तो फिर बाकी पार्टी से भी ये क्या सुबह को दी गई खुद मुख्तारी खत्म करना चाह रहे हैं? और दूसरा नैरेटिव जो है इस पे भी अपनी रोशनी डाल दीजिएगा कि ये जो नेचुरल मिनरल्स हैं हमारे पास जो अल्लाह ताला का तोहफा है उन पर मरकज का कंट्रोल कायम करने के लिए ये तरमीम लाई जा रही है, ऐसा कहना है पीटीआई का। क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद इनकी जो मलकियत है वो सूबों की है, तमाम सूबों। सर हम हर चीज को ना थोड़ा सा गलत रंग देने की कोशिश करते हैं। उसकी वजह यह है कि ये 27वीं तरमीम आ रही है, पाकिस्तान के अंदर जो टेररिज्म फैला हुआ है उस टेररिज्म को कंट्रोल करने के लिए आपने देखा है कि पहले एक फ्रंटियर पोस्ट होती थी, उसको फेडरल के अंडर ले दिया गया कि वो फेडरल के अंडर आएगी। इसी तरह और आर्म फोर्सेस जो हैं जो सेमी आर्म फोर्सेस हैं उनको भी कोशिश की जा रही है कि अब किसी तरीके से इस अम्ब्रेला के अंडर लाया जाए, उनको ज्यादा वेपनाइज किया जाए, उनको ज्यादा ट्रेन किया जाए ताकि सिर्फ एक फौज के ऊपर डिपेंडेंसी ना रहे। फिर ये हो जाएगा कि वो फोर्सेस अपने अपने इलाकों में खुद दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करके उनको उस मंतकी अंजाम तक पहुंचा पाएंगी। इसमें अगर किसी जगह पे फेडरेशन को कोई ज्यादा अथॉरिटी मिल जाती है और अगर सुबह से वो अथॉरिटी कम हो जाती है तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई ऐसी बुरी बात है। सिक्योरिटी वैसे भी हर सूरत में फेडरेशन के अंदर, फेडरल के अंदर ही आना चाहिए। दूसरा हमने ये देख रहे हैं कि ओवरऑल आप अगर देखते हैं एनएफसी अवार्ड रिवाइज हो रहा है, पंजाब तो हमेशा अपने से ज्यादा हिस्सा देता है, सिंध हो जाए या बलोचिस्तान हो जाए, पंजाब ने हमेशा अपना हिस्सा उनको दिया है। अब उसको भी ये आइडेंटिफाई करेंगे कि उसको किस तरीके से हमने आइडेंटिफाई करना है। जहां तक मादनियात की वह मादनियात उस सूबे की नहीं है, मादनियात पाकिस्तान की हैं। अगर आप कहें आप इधर इस टाइम लाहौर बैठे हैं, आप कहें जी तमाम फसल पंजाब की है तो मैं पंजाब किसी को नहीं दूंगा, तो सर ऐसा नहीं होता। पंजाब की फसल है तो वो चारों सूबे या पांचों सूबे भाई हैं हमारे, हम सब में वो सारा कुछ बढ़ जाता है। इसी तरह अगर किसी जगह पे मादनियात हैं या कोई चीजें हैं तो वो पाकिस्तान का एसेट है और पाकिस्तान का एसेट पाकिस्तान की फेडरेशन के पास थर का कोयला है ना जी, वो कोयला का छठा बड़ा मंसूबा है, रॉयल्टी मिलती है। लेकिन वो पहले गवर्नमेंट का था, 18वीं तरमीम के बाद सूबाई हुकूमत, सर सूबाई हुकूमत को रॉयल्टी मिल रही है ना, नंबर 1। नंबर 2, जिस तरह बुख्ती साहब को पैसे मिला करते थे कि उनकी लैंड के ऊपर से वो पाइपलाइन गुजरती थी, उनको पैसे मिलते थे। तो इसमें कोई मतलब कोई ऐसी मुसीबत माजी में हमने देखा 1971 से पहले ये भी खुद मुख्तारी की बात थी, तो उसमें हमने अपना ईस्टर्न विंग अलग करा लिया जो अक्सरियत ही रखा था। सर वो एक अलग गेम है, वो फिर आप पूरा टॉपिक डिस्कस कीजिएगा, उस पर बात करेंगे। लेकिन अभी ये ख्याल ये है कि अगर मादनियात निकलती है तो पाकिस्तान का एसेट है और पाकिस्तान का एसेट फेडरल के अंडर आना चाहिए। दूसरी तरफ टेररिज्म के इलाके से निकलती है उनको हिस्सा देने के लिए सर उनको तो आप देंगे ना, उनको तो आप रॉयल्टी देंगे उस हिस्से का।
उनको Right. सबसे ज्यादा हिस्सा मिलेगा, लेकिन बाकी पाकिस्तान का भी तो उस पर हक है। राइट। डॉक्टर साहब कैसे देखते हैं 27th अमेंडमेंट आ रही है और कहा जा रहा है कि जी सूबों को दी गई खुद मुख्तारी खत्म हो जाएगी, इस किस्म की अमेंडमेंट आ रही है, और साथ ये भी कहा जा रहा है कि ये आईनी तरमीम मादनियात पर मरकज का कंट्रोल कायम करने के लिए लाई जा रही है। काशिफ भाई, जब से 18th अमेंडमेंट हुई थी, आप उस वक्त से आप और मैं इकट्ठे हम प्रोग्राम करते आए हैं, बल्कि हमने तकरीबन 2018 से ऑनवर्ड जो है वो हमने इकट्ठे काम किया है। उससे पहले ये 18th अमेंडमेंट हुई थी। गुजारिश ये है कि उस वक्त से ये बात चलती आ रही थी कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो 18th अमेंडमेंट से खुश नहीं है और किसी वक्त भी ये रिवाइज हो जाएगी। लेकिन फिर 18 से ऑनवर्ड चलते चलते बात 26वीं आईनी तरमीम तक आ गई। अब मैं 18 पे रेजिस्ट करती थी ना पीपल्स पार्टी पहले, जी, वो रेजिस्ट करती थी क्योंकि उनका क्रेडिट था, उन्होंने 2010 के अंदर 11 में इसको किया था। अच्छा, अब गुजारिश ये है कि इस वक्त इनके लिए 18th अमेंडमेंट करना, जिस तरह 26वीं तरमीम करना इनके लिए मुश्किल था, अब 18th ये 27th करना मुश्किल नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा? वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि इन्होंने 9 मई के केसेस में कई MNAs घर भेज दिया है और PTI वाले अब ज़िमनी इलेक्शन का हिस्सा नहीं बन रहे, तो यकीनन जितनी सीटें 7 सीटें कम थी इनकी 2/3 मेजॉरिटी के लिए, अलावा भी उनके पास 2/3 मेजॉरिटी आ चुकी है। नहीं, वो मौलाना फजलुर रहमान, अब मौलाना फजलुर रहमान जो है उनकी शमूलियत के बाद और ये सेनेट का इलेक्शन होने के बाद 2/3 मेजॉरिटी आ चुकी है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन जो MNA की अक्सरियत है वो मजीद अब इनमें शामिल हाल हो जाएगी। अच्छा, अब रहेगी बात ये, जिस तरह इनाम शेख साहब ने कहा कि मादनियात जो है वो पाकिस्तान की है, मैं इनसे बिल्कुल 100% मुत्तफिक हूं कि मादनियात के ऊपर हक इनका है, लेकिन अकबर बुगटी साहब शहीद हो गए लेकिन उनका मुतालबा पूरा ना हुआ। उनका मुतालबा ये था कि जो उनका राइट बनता वो उनको दिया जाए। सुई अगर के इलाके से अगर गैस निकलती है तो उनका जो राइट बनता वो उनको दिया जाए, लेकिन फेडरल ने उनका राइट उनको नहीं दिया। अब आपने रेकॉर्ड डेट के दोबारा से एग्रीमेंट्स कर लिए हैं कनाडा की कंपनी के साथ, उसमें एक 50% शेयर आपने इनको दे दिया है, लेकिन गुजारिश ये है कि आपने जो भी कुछ करना है, आप 27वीं तरमीम करें, आप मादनियात के ऊपर इख्तियार हासिल करें। इस वक्त एक बात ज़हन में रखें, एक रफ एस्टीमेट के मुताबिक $42 ट्रिलियन के ज़खायर पड़े हैं सिर्फ बलोचिस्तान के अंदर। अब ये मादनियात को लेकर के है। अब बलोचिस्तान के जो पॉलिटिकल हालात हैं वो क्या है, इसके ऊपर देखने की जरूरत है। अच्छा, जो सिक्योरिटी हालात हैं उसको देखने की जरूरत है। वो क्या है? जब अमेंडमेंट होगी तो फिर वो क्या करेंगे जो कहते हैं हम नहीं निकालने देंगे यहाँ से? सर, गुजारिश ये है कि अमेंडमेंट हो गई है तो अभी भी गवर्नमेंट निकालना चाहे तो निकाल सकती है ना, आखिर सूबाई हुकूमत भी तो हुकूमत की है ना, और वो निकाल रहे हैं। अच्छा, अब वो जो निकाल, अब मैं आपको बताता हूँ, अब मैं आपको बताता हूँ सर कि इस वक्त जो बलोच सरदार हैं उनको बड़ा शेयर दिया जा रहा है वहां पर। ये सरदार अख्तर मैंगल साहब हैं, ये इनके पास कई पहाड़ हैं जिनके ठेके इनके पास हैं। इसी तरह वहां पर जितने और ट्राइबल लीडर्स हैं उनके पास सर बड़े बड़े पहाड़ों के ठेके मौजूद हैं और उनको उसमें से हिस्सा दिया जाता है। अब गुजारिश ये है कि अगर फेडरल बैठ के पहले बलूचिस्तान के हकीकी मसाइल को हल कर दे, KPK के हकीकी मसाइल को हल कर दे, उसके बाद आप 27th अमेंडमेंट करें, आप उसके बाद मादनियात जितनी मौजूद है आपने उनका एक शेयर डिवाइड कर लिया आपस के अंदर कि ये शेयर फेडरल को मिलेगा, ये शेयर प्रोविंस को मिलेगा, तो फिर हालात बेहतर हो सकते हैं। अदरवाइज सर, अदरवाइज गुजारिश है कि आपने पॉलिटिकल हालात को सेटल डाउन ना किया और ये आप 27th अमेंडमेंट की तरफ चले गए तो जो अनरेस्ट इस वक्त बलूचिस्तान में पाया जाता है वो मजीद बढ़ेगा, कम नहीं बढ़ेगा। अलार्मिंग बात है ये। अच्छा, मुझे बताइएगा, लास्ट क्वेश्चन है मेरा, चीन जो है हमारी जो पींगे डोनाल्ड ट्रंप की अनप्रडिक्टेबल आदमी है और उसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते क्योंकि हर मुल्क को वो यूज कर रहा है, तो उसमें अमेरिका के साथ जो बजाय हमारी पींगे बढ़ रही हैं, जो हमारे पे टैरिफ कम लग रहा है, आपको लगता है कि चाइना जो है अफेंड हुआ है या हमसे नाराज है? देखिए, पहली बात तो यह है कि जब से चाइना हमारे से आजाद हुआ है उस वक्त से लेकर अब तक सिवाय तिब्बत के चाइना का किसी मुल्क के साथ कोई तनाज़ा नहीं है। राइट। और चाइना ने अपनी पॉलिसी को बड़े लो प्रोफाइल रखा है और चाइना ने अपनी इकोनॉमी को तरजीहात दी हैं और पूरी दुनिया में इस वक्त चाइना के जो मुख्तलिफ ममालिक के साथ MOUs हैं और वहाँ पर चाइना की इंडस्ट्री लगी हुई है। अमेरिका को अब ख्याल आया है कि दुनिया में आने वाली ताकत जो है ना वो टेक्नोलॉजी है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और इकोनॉमी का रूज है। तो ट्रंप की कोशिश है कि वो मालिक जो ब्रिजिंग में इन्वॉल्व हैं, जैसे पाकिस्तान है, CPEC में है, इनको बाईपास किया जाए और इन ममालिक के साथ अपने तल्लुकात बढ़ाए जाएं, टैरिफ में कमी लाए जाए
जिस तरह के 2 घंटे हमारे सिपहसालार रहे हैं, तो 2 घंटों में उन्होंने कहा गपशप तो नहीं किया हाल ਤੁਹਾਡਾ, मैं ठीक ठाक ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ हाल है जनाब मुबारक हो, ऐसा तो नहीं हुआ। तो कोई ना कोई चीज कमिटमेंट हुई है। देखिए चाइना ने हमें हमेशा हर बुरे वक्त में हमारा साथ दिया है और हमारी इकोनॉमी को बूस्ट अप किया है। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो चाइनीज गवर्नमेंट है वो हमसे नाला है, क्योंकि सी पैक पे हमने शायद उनको वो सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की जिसकी वो मुतकाजी थे, वो मांग रहे थे। सिक्योरिटी के मसाइल हमें ही दे दें, क्योंकि इस वक्त जब तक उनके जो एहलकार थे, जो इंजीनियर थे, हमले हो रहे थे, तो उनको बड़ा इस चीज़ का राइट था कि हमें जो कुछ हुआ है इस पर पाकिस्तान हमें मुकम्मल तौर पर ब्रीफ नहीं कर रहा। तो मेरा ख्याल है कि हमें चाइना को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए, और अगर किसी पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं तो वो चाइना ही है। और इस वक्त जो जिस जंग का हम ढिढोरा पीट रहे हैं उसमें अगर किसी टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल हुआ है वो तो चाइना की टेक्नोलॉजी थी। तो लिहाजा हम ट्रंप पर या अमेरिका पर जो माजी कहता है हमें इतना इत्मीनान नहीं करना चाहिए। कतर में भी जंगी बेड़ा जी आ रहा है। तो ट्रंप तो वैसे अनप्रेडिक्टेबल मैन है, तो पाकिस्तान से कैसे अफोर्ड कर सकते। शेख साहब कैसे देखते हैं चाइना की इस वक्त पोजीशन क्या है? स्ट्रेटेजिक पोजीशन हमारी ऐसी है कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, और चाइना तो हमारा मतलब दीवार के साथ लगा हुआ है, हमेशा मुश्किल वक्त में भी काम आया। तो मुझे ये बताइएगा कि हम डेस्परेट हैं कि अमेरिकन लॉबी में हम, जाहिर है कि लियाकत अली खां के टूर के बाद हम हमेशा ही रहे हैं, तो क्या हम मुतहम्मल हो सकते हैं चाइना को नाराज करने के? क्योंकि अमेरिका का हदफ जो है इस खित्ते में वो चाइना है और सी पैक है। सर चाइना के मुतालिक जो आप मीडिया में सुन रहे हैं ये खबरें सही नहीं है। अच्छा। मैं मेंबर हूँ सी पैक का, और सी पैक क्योंकि अभी बिल्कुल थोड़ा बैक बर्नर पे गया हुआ है और लोग ये समझ रहे हैं कि शायद चाइना ने जानबूझ के कर दिया, ये एक स्ट्रेटजी है, किसी वजह से हुआ है। अब वो मजीद डिस्क्लोज करना मुनासिब नहीं है। बात चीजें होती हैं जो आपकी बेहतर होता है कि वो खामोशी इख्तियार की जाए। अभी इंडिया के साथ जब हमारा मामला चला था उसको तो आप छोड़ ही दीजिए, अभी इंडिया को बकायदा चाइना ने कहा है कि अगर तुमने पाकिस्तान का पानी रोका तो हम तुम्हारा पानी रोक देंगे। क्या आपके साथ अगर वो नाराज होता तो वो इंडिया को ये धमकी देता? आपने पूरी दुनिया के अंदर जो चाइना के फाइटर जहाज हैं उनको पूरी दुनिया के अंदर आपने रोशनास करवा दिया है। जितनी बाहर एग्जीबिशंस लगी हैं सबसे ज्यादा पाकिस्तान के जेएफ थंडर को मांगा गया है, और उन जगहों पे बड़े बल्क ऑर्डर आए हैं, और ये सारे का सारा क्रेडिट पाकिस्तान को जाता है कि पाकिस्तान ने उन चाइनीज फाइटर को इतने अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया है कि अब वो उसका मुवाजना तकरीबन राइफल से कर रहे हैं कि अगर राइफल तैयार हम आते हैं और उसके मुकाबले में 10 टाइम्स कॉस्ट के ऊपर ये तैयारी आ रही है। टाइम बिल्कुल खत्म हो रहा है। मुझे शेख साहब ये बताइएगा कि जाहिर है कि अगर अमेरिका इधर इंटरेस्ट ले रहा है तो उसके इंटरेस्ट की असल एक ही वजह है कि उससे हमसे कुछ प्यार नहीं है। माजी में भी हमने देखा है कि टिश्यू पेपर की तरह हमें यूज किया गया, हमें चाहिए। तो ये जो चाइना को, जाहिर है कि वो चाइना का रास्ता रोकना चाहता है, तो उस तनाजर में मैं आपसे पूछ रहा था। सर मुल्कों के अंदर ना दोस्तियां नहीं होती, मुफादात होते हैं। मुफादात आपके हैं तो उस वक्त तक आप इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान की जो ज्योग्राफी है बड़ी जियो स्ट्रेटेजिक है। पाकिस्तान इस वजह से अमेरिका का ब्लू आइड है, अदरवाइज अमेरिका क्यों नहीं सोमालिया जाता, अमेरिका क्यों नहीं उन साइडों आपका मतलब है कि हम चाइना और अमेरिका के साथ बराबर चल सकते हैं? जब इंडिया रूस और अमेरिका को इकट्ठा लेके चल सकते तो हम क्यों नहीं चल सकते? बिल्कुल चल सकते हैं, और ये मैं क्रेडिट दूंगा तो रूस के खिलाफ भी बयान दे रहा है इंडिया के। राइट शेख साहब, मुझे डॉक्टर साहब बताइएगा कि ये आप समझते हैं कि चाइना नाराज है हमारे से इस वक्त? नहीं, मैं नहीं बिल्कुल समझता कि चाइना नाराज है। अभी सिर्फ 10 दिन पहले आसिम मुनीर साहब ने चाइना का विजिट किया है सर, और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात की है, चाइना के नायब सदर से मुलाकात की है, और उन्होंने बाकायदा तौर पर जो 9 मई की जंग थी उस जंग के अंदर जो चाइना का किरदार था उस पर पाकिस्तान ने चाइना का शुक्रिया अदा किया। मुझे ये बताइए कि आप नहीं समझते कि अमेरिका जो है खुल्लम खुल्ला मतलब रूस और चाइना के खिलाफ बयान दे रहा, जो उनकी टैरिफ की जंग थी, आपने देखा कि कहां से वो शुरू हुआ, और फिर जाहिर है कि आगे से आंखें दिखाई चाइना ने तो नीचे आ गया। तो क्या पाकिस्तान के चाइना के साथ ताल्लुकात जो हैं अमेरिकन दोस्ती से इफेक्ट नहीं होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं होंगे सर। पाकिस्तान का और अमेरिका का जो रिलेशनशिप है ना सर, इसमें टैरिफ को लेकर हम ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान के साथ कोई अच्छा इन्होंने मामला कर दिया। उनको पता था हमसाया मुल्क है सर अफगानिस्तान, उसके साथ उसका 15% डॉक्टर साहब सर गुजारिश सुने सर, 19% सर हमारा 19 है, अफगानिस्तान का 15% है सर। सुन लेना। अच्छा, ये वो बहुत सियाना है ट्रम्प, उसको पता है कि हमारी भी प्रॉब्लम इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास नहीं है, महंगी बिजली है,
टेक्सटाइल की थोड़ी सी आइटम के अलावा हम हाँ, है क्या हमारे अनफॉर्चुनेटली पास? सर, कुछ एक्सपोर्ट ही नहीं कर सर सकते। सर लेदर हम है, अपना लेदर। हम अपना टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करते हैं, हमारे साथ बेहतर तरीकाकार क्यों अपनाया गया इंडिया की निस्बत, इस पे मैं गुजारिश कर दूं कि आज की अमेरिकन ओहदेदारों की स्टेटमेंट है कि रशिया और इंडिया का जो रिलेशनशिप है वो अगेंस्ट यूज हो रहा है यूक्रेन के, और ये उसका कहना है ना सर जी। ये उनका कहना है, वो उनकी वजह से हमसे ताल्लुकात वो बना रहा है, वो तो उनके रिलेशनशिप वो तो इंडिया और ईरान के ताल्लुक को भी यही कहता है कि वो जो ताल्लुक है बिजनेस का, उसमें ईरान जो है मिडिल ईस्ट में जो है देखिए तकलीफ इस वक्त जो मोदी गवर्नमेंट की सबसे बड़ी तशवीश है ना वो ये कि ट्रंप को हुआ क्या हमारे साथ, ट्रंप आखिर क्यों शराइत करके मनवाएगा इनसे अपनी सर अपनी शराइत भी मनवाएगा। दूसरा जो अमेरिका जो रशिया है ना सर, उसका सबसे ज्यादा ऑयल सबसे टाइम खत्म हो गया, लेकिन जो रिएक्शन उसको भी बंद करना लेकिन चाहता जो है। रिएक्शन इंडियन लीडर्स का आ रहा है वो भी अप्रिशिएटेबल है, क्योंकि वो हमारा दुश्मन है ट्रंप के खिलाफ। बिल्कुल वन है। लाइन आंसर जी। मेरा ख्याल है कि हमें चाइना के साथ तल्लुकात नए सिरे से उसवार करने चाहिए, और अमेरिका की बजाय हमें चाइना पे ट्रस्ट जरूर करना चाहिए, और हमें कल्चर और सकाफत जो है ना, इसके जो टाइज हैं ये बढ़ाने चाहिए। हमेशा कौमों के दरमियान ये एक बाइंडिंग फोर्स होते हैं। राइट, थैंक यू वेरी मच जी, आप तीनों दोस्तों का बहुत शुक्रिया। बस आप देख रहे थे आखिर कब तक। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। कल शाम 10 बजे तक। अल्लाह।